युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच हो, लेकिन इसका असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। रूस का उद्देश्य है कि वो यूक्रेन की वर्तमान सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंके और वहां यूक्रेन को इस हालात में ना छोड़े कि वो कभी भी नेटो में शामिल हो पाए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में जिंदगी बेहाल है। भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देश इस जंग को रोकने की अपील कर रहे हैं। लगातार हो रहे डेवलपमेंट्स के बीच भारत की नज़र अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने पर है। इसके लिए सरकार ऑपरेशन चला रही है। भारत ने रोमानिया के रास्ते अपने छात्रों को बाहर निकालने का रूट चुना है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लगभग 4 दिन हो चुके हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गया है। सड़कों पर जंग की शुरुआत हो चुकी है। कीव के प्रशासन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि वो अपने घरों से ना निकलें। एक और वर्ल्ड कम्युनिटी रूस पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान कर रही है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और कनाडा तक कई देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव समेत कई नेताओं पर व्यक्तिगत प्रतिबंध भी लगाए हैं। युद्ध की भयावह त्रासदी के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़ने में मदद की अपील की तो उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सवारी नहीं, हथियारों की जरूरत है। वे यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक और रूस यूएनएससी में भारत के रुख पर खुशी जाहिर कर रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन लगातार भारत से संपर्क कर रहा है और उनसे डिप्लोमेटिक समर्थन मांग रहा है। जाहिर है कि अब इस पूरे मसले में भारत की जो भूमिका है वो केंद्रीय होती जा रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन दोनों देशों के बीच भारत एक सेतु की तरह काम करे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके मदद की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी युद्ध की स्थिति में 1 लाख से ज़्यादा अतिक्रमणकारी ने उनके देश में घुसपैठ कर रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक समर्थन की भी अपील की। वे चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की तरफ से उनके पक्ष में समर्थन हो। अब इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति की पीएम मोदी से ये बातचीत काफ़ी अहम है, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन ने भारत के रुख पर आपत्ति जाहिर की थी। भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया था, लेकिन यूक्रेन मदद की आस लगाए बैठा था। ऐसे में अब जब फ़ोन पर दोनों बड़े नेताओं की बात हुई तो फिर मदद से लेकर समर्थन पर जोर दिया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यूएन काउंसिल में भारत उनका समर्थन करे, लेकिन इस पूरे विवाद पर भारत ने अभी तक किसी का भी स्टैंड नहीं लिया है। उसका रुख न्यूट्रल है और वो सिर्फ बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दे रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, जिसको लेकर रूस ने भारत के रुख की तारीफ की। वहीं हालातों को लेकर एस जयशंकर ने भी जर्मनी से बात की। अब भारत के लिए ये सिचुएशन किसी धर्म संकट से कम नहीं। एक तरफ सालों पुराना दोस्त रूस है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी उम्मीद लगाए बैठा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो सभी देशों ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन भारत अभी भी सेफ प्ले कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर कल वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि गुंडे या तो यूपी को छोड़ देंगे या फिर सही ढंग से रहने लगेंगे। यूपी में 5वें चरण में कल 693 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, जिनमें से 90 महिला प्रत्याशी हैं। अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक तौर पर अहम इलाकों में मतदान होगा। अमेठी की पूर्व रियासत के मुख्य संजय सिंह अमेठी में इस बार भाजपा से उम्मीदवार हैं, जबकि राज्य के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह प्रतापगढ़ जिले की पट्टी, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज जिले की पश्चिमी विधानसभा सीट, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इसी जिले की दक्षिणी सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जिले कौशाम्बी के सिरातू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं, जिनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने अपने दल की नेता पल्लवी पटेल को मैदान में उतार रखा है। पल्लवी पटेल की बहन और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल मौर्य के पक्ष में चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संत कबीर नगर में आज जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग जिंदगी गुंडई, दबंगई और जाति धर्म की बात करते रहे, अब उन्हें भी मजबूरी में विकास की बात करनी पड़ रही है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि आपका भाजपा को दिया एक एक वोट गुंडों की कमर तोड़ेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि जब प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी तो बाहुबली दनदनाते थे, लेकिन आज कानून का राज है, गुंडे जेल में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं।
गुजरात में दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात की कुल 182 सीटों के लिए मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत मानकर चल रही आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगले साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात की जो हालत है वह बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता भरत देसाई, राकेश गोस्वामी और एआईसीसी के पूर्व प्रतिनिधि प्रशांत परमार भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के इंसानपुर बोर्ड के अध्यक्ष गिरीश सोनी और सेजपुर बोधावाड़ की महिला वर्ग की अध्यक्ष दर्शना राठौड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भले ही चुनाव दिसंबर में क्यों ना हो, लेकिन सभी पार्टियों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। हालांकि पिछले 2.5 दशक से ज़्यादा गुजरात की सत्ता संभालने वाली बीजेपी पार्टी का दावा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी सत्ता में आने के लिए बेताब है। युवक को लोहे के पाइप से पीट कर निर्दयता से मौत के घाट उतारने के मामले में कोटा शहर की कोतुनीपोल थाना पुलिस ने आज नामजद आरोपियों में से 2 राज और निखिल उर्फ राज तिलक को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि गैंग के कई नामजद बदमाश अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कोशिशें लगातार जारी है। ये वारदात कल कोटा शहर के कोतुनीपोल थाना क्षेत्र की साबरमती कॉलोनी में हुई थी, जहां मृतक विक्की आर्य के घर के पास ही बदमाशों की गैंग ने उसे घेर कर उस पर पाइप से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हालांकि विक्की आर्य ने मौके से भागकर जान बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन बदमाशों की गैंग ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और घेर कर उस पर लगातार हमला जारी रखा। लगातार पिटाई से विक्की आर्य ने दम तोड़ दिया था। हालांकि पुलिस प्राथमिक तौर पर इस पूरे मामले में आपसी रंजिश का ही एंगल मानकर चल रही है, लेकिन फिर भी विभिन्न पहलुओं से मामले की पड़ताल जारी है और साथ ही वारदात के शेष नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने निगम और निकाय अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में सफाई व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर साहब को दरअसल ये नागवार भी गुजरा कि 2 अधिशासी अधिकारी बिना पूर्व सूचना के ही अनुपस्थित रहे। ऐसे में नोखा और श्री डूंगरगढ़ के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। कलेक्टर ने ये भी कहा कि आयुक्त और अधिशासी अधिकारी चैम्बर में ही बैठे ना रहें, फील्ड में निकलें और ये सुनिश्चित करें कि शहर में सफाई व्यवस्था के हालात क्या हैं, कहाँ लापरवाही बरती जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसकी मॉनिटरिंग हम अभय कमांड सेंटर से भी करवाएंगे। कचरा संग्रहण के जो वाहन हैं वो मोहल्ले में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसकी ताकीद ढंग से करवाई जाए। दरअसल जिला कलेक्टर लगातार इन समस्याओं और सूचनाओं को लेकर परेशान है। जिस तरह से बीकानेर में हालात हैं, आवारा पशुओं से लेकर गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला कलेक्टर ने एक बार फिर से नियंत्रण कक्ष का नंबर भी जारी करवाया है और ये कहा है कि नियंत्रण कक्ष जवाबदेही निभाएं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कलेक्टर धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं कि शहर साफ सुथरे और स्वच्छ दिखें, जिसको लेकर आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण कही जा सकती है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पिछले 2 दिनों से पश्चिमी राजस्थान के प्रवास पर हैं। कल रात को जोधपुर आने के बाद आज सुबह जिस तरीके से सर्किट हाउस में एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत के साथ मिलकर दोनों नेताओं ने जनसुनवाई की है, लोगों की समस्याएं सुनी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और बाड़मेर जाने से पहले गोविंद डोटासरा ने भी और खुद वैभव गहलोत ने दिल्ली जाने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कैंप किए जा रहे हैं, अलग अलग जिलों के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि अगली सरकार जो है वो भी कांग्रेस की बनने वाली है। यही नहीं, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा का जोधपुर की सीमा से बाड़मेर की सीमा तक प्रवेश करने के बीच में जगह जगह कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है, चाहे आज पचपदरा की हो चाहे बायतू की हो। और जहां पे कार्यक्रम का आयोजन था वहां पर भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दी स्वागत के लिए। हरीश चौधरी जो इस वक्त पंजाब के प्रभारी है, उनके निवास पर भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। तो वहीं जो मंत्री हेमाराम चौधरी सहित तमाम कांग्रेस के बड़े जो नेता है उसमें जुटे हैं। खासतौर पर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की बात करें तो कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम है वो गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर सिंह अवाना ने नदवे के अगनपुरा गांव में किया भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण। तो वहीं राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी रहे अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। डॉक्टर भीमराव की मूर्ति के अनावरण के दौरान मंत्री जाटव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा दलितों का विशेष ध्यान रखते हैं और उनकी सरकार में 4 कैबिनेट दलित मंत्री भी हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। वहीं देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर सिंह अवाना ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन योजना जो लागू की गई है, इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। वहीं राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कचरा प्लांट का उद्घाटन किया। नौ में हुए कचरा प्लांट के उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, नगर निगम आयुक्त कमल राम मीणा सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे।